1 और 11 में सबसे पहले बात गुजरात की, जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हुए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अहमदाबाद से लेकर सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर, यहां पर वोटिंग चल रही है। सूरत से रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी को बंपर बढ़त मिली। इन सभी नगर पालिकाओं में बीजेपी का ही कब्जा था। करीब 6 शहरों की 100 से ज्यादा जो वार्ड हैं, 576 सीटों पर वोट डाले गए। अहमदाबाद में बीजेपी 60 से ज्यादा, तो सूरत में 25, राजकोट में 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस को अहमदाबाद में 10, तो वडोदरा में भी 10 सीटों पर रुझानों में बढ़त मिल रही है। सूरत, अहमदाबाद में अन्य के साथ आप भी कुछ सीटों पर अच्छा संघर्ष करती दिखाई दे रही है। आपको अहमदाबाद का ये हाल हम दिखा रहे हैं। 62 पर 74 के रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं और इसमें 62 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 10 पर, आम आदमी पार्टी 4 वार्ड पर आगे दिखाई दे रही है। सूरत की अगर आपको हम रुझानों की स्थिति इस वक्त दिखाएं तो 25 पर बीजेपी आगे है, 5 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी 12 वार्ड्स पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। लेकिन एआईएमआईएम का यहां पर खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा, जबकि आप और एआईएमआईएम ने पहली बार निकाय चुनावों में, निगम चुनावों में इस बार एंट्री ली है। वडोदरा में कुल 76 सीटें और उसमें से 21 के रुझान, जिसमें बीजेपी 11, कांग्रेस 10 पर आगे इस वक्त दिखाई दे रही है। जामनगर के 64 वार्ड में से 21 के अभी रुझान दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बीजेपी 11 पर आगे, कांग्रेस 6 पर और आम आदमी पार्टी 4 पर आगे दिखाई दे रही है। गोपी घांगर हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, क्या स्थिति चल रही है इस वक्त? कई ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर आपको भी बढ़त मिल रही है, उनके लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं। बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए अच्छे संकेत है। साथ ही अभी अभी जो नया एक राउंड खुला है, जो नए ईवीएम के नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक एआईएमआईएम के भी जो कैंडिडेट है वो लीड कर रहे हैं। बैरामपुरा जो वार्ड है अहमदाबाद का, वहां से एआईएमआईएम भी लीड कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ के दृश्य दिखाते हैं जहां पे मतगणना हो रही है और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं जहां पे मतगणना हो रही है। जो विपक्ष है, विपक्ष के कई लोग यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ही ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वोटों की गिनती हो रही है, इतनी बड़ी जो लीड मिल रही है बीजेपी को, तो वो आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी सभी 6 की 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लीड लेती हुई दिख रही है। तो वही एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी भी हो सकता है कि अपना जो खाता है वो खोल दे। नेहा, साथ ही गोपी, जिस तरीके के आरोप अब लग रहे हैं कि कोई गड़बड़ी की गई है, इसको लेकर वहां पर कोई कुछ दुरुस्त की गई है व्यवस्था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वो आए हुए हैं, उन्हीं से बातचीत भी करते हैं, क्योंकि वही लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों का क्या आरोप है? हमारा ये आरोप है कि इतनी वोटिंग हुई नहीं थी, तो ये अंक कैसे बता रहे हैं? हमारी एक ही इच्छा है, बैलेट पेपर पर होना चाहिए और फिर से मतदान होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए, अब हार रहे हैं, इसलिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, सर्वे किया है और जनता ऐसी तो है नहीं कि अभी डीजल के भाव बढ़ाए हैं, मोहंगाई में इतनी सब बढ़ा है, तो ऐसी जनता को ऐसी तो पार्टी नहीं चाहिए कि मोहंगाई बढ़ाए और ऐसी सरकार चाहिए। तो ये वोटिंग आया कहाँ से? इतनी एवरेज ही नहीं थी। बिल्कुल, जब ये लोगों का कहना है कि जब वोटिंग नहीं हुई है तो इतने बड़े, आप देखिए यहाँ पे जो पार्टियां जीत रही है, जिनके उम्मीदवार जीत रहे हैं, वो यहाँ से नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो आम आदमी पार्टी उठा रही है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है बिल्कुल आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से। गोपी, आगे भी आप नजर बनाए रखें, आपके पास अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर तुमने कहा लाइव आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा में किसानों की महापंचायत में शिरकत करेंगी। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में ऐसी किसान पंचायतों के सीधे किसान से रूबरू हो चुके। मुद्दा किसानों का है, लेकिन इनके जरिए कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन फिर पाने की कोशिश में है।
ठीक एक साल बाद चुनाव की दहलीज तक जा रहे यूपी में कांग्रेस को किसानों के आंदोलन में सियासी बढ़त बनाने का रास्ता दिख रहा है। पार्टी के शीर्ष नेता जोर शोर से किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। इनमें सबसे आगे पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी हैं, जो आज मथुरा में किसानों की महापंचायत में शिरकत करने वाली हैं। किसानों की महापंचायतों में शिरकत के जरिए कांग्रेस और प्रियंका एक तरह से पंचायत चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकना चाहती है। प्रियंका आज मथुरा के पालीखेड़ा में किसान महापंचायत में शिरकत करेंगी। दोपहर 12 बजे प्रियंका यहां पहुंचेंगी। पालीखेड़ा को जाट समुदाय का गढ़ माना जाता है। ये महापंचायत भी 27 महापंचायतों का हिस्सा है। कांग्रेस इन महापंचायतों का आयोजन कर रही है। महापंचायत के बाद प्रियंका बांके बिहार के दर्शन भी करेंगी। मथुरा की महापंचायत चौथी होगी जिनमें प्रियंका गांधी शिरकत कर रही हैं। इससे पहले वो सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में भी किसान महापंचायतों में शिरकत कर चुकी हैं। किसानों के साथ सीधे बात करने के अलावा प्रियंका इन महापंचायतों में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा। किसान आंदोलन को 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में कांग्रेस इसके जरिए अपनी खोई जमीन तलाश रही है। आनंद पटेल, आज तक। डीजल और पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें तो कमाई कर रही हैं, लेकिन आम जनता का दम निकल रहा है। देश में कई जगह पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर पार कर गई हैं। कुछ राज्यों ने अपने टैक्स भी घटाए हैं। उधर भारत नेपाल सीमा पर डीजल और पेट्रोल की तस्करी भी शुरू हो गई है। एक लीटर पेट्रोल की कीमत किसी रमेश बाबू से पूछने की जरूरत नहीं है। बस मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता से पूछ लीजिए। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर और सामान्य पेट्रोल 101 रुपए 22 पैसे लीटर मिल रहा है। हनुमानगढ़ में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल 103 रुपए 36 पैसे तो सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मध्य प्रदेश के नगरबंद सतना और रीवा जैसे शहरों में सामान्य पेट्रोल हो या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, सबकी कीमतें सैकड़ा मार चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा केंद्र सरकार पहले की सरकारों पर फोड़ रही है। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अगर जाएंगे तो वहाँ जो भी डिसाइड होता है ये हमारे हाथ से बाहर है, और इसीलिए हमको जो भी है, हम देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ रहे हैं कल कम भी हो सकते हैं। ऐसा ये चलता रहता है और इसलिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे उतार चढ़ाव अप डाउन होता रहता है और इसलिए अपने नियंत्रण से बाहर रहता है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों को आम जनता पर रहम आया तो वहां कीमतों में थोड़ी बहुत कमी की गई। मेघालय में आम जनता को सबसे ज्यादा राहत देते हुए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर 7 रुपए 40 पैसे की कमी की है। असम सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले 5 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त टैक्स को हटा लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने डीजल और पेट्रोल में 1 रुपए का वैट कम कर दिया है, जबकि राजस्थान सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट 38% से घटाकर 36% कर दिया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर तो नौबत डीजल पेट्रोल की तस्करी तक आ गई है। बॉर्डर के पास हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पर करीब करीब सन्नाटा है। लोग नेपाल से गैलनों में भरकर पेट्रोल डीजल ला रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में डीजल 81 रुपए 62 पैसे
और पेट्रोल 89 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सीमा पार नेपाल में डीजल 59 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 70 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बगल में नेपाल है, वहाँ पे सस्ता पेट्रोल मिलता है, वहीं जा रहे हैं लेने। यहाँ बहुत महंगाई बढ़ गई है पेट्रोल की। यहाँ बॉर्डर पे लोग रोकेंगे नहीं सुरक्षा एजेंसियों के जो लोग? नहीं रोकता लोग, साइड से चले जाते हैं हम लोग। यही वजह है कि ट्रक वाले सिर्फ नेपाल पहुंचने भर का डीजल रख रहे हैं, वापसी में टैंक फुल हो जा रहा है। राजस्थान के रहने वाले हैं, मार्बल लेके यहाँ नेपाल आते हैं और डीजल भी यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, तो कितना फर्क पड़ता है? राजस्थान में हमें 30 रुपए का अंतर आता है। तो अपना उतना ही डीजल भराते हो, उसके बाद नेपाल में भरा लेते हो? हाँ, पूरा डीजल नेपाल में भरा के लाते हैं। बिहार के रक्सौल बीरगंज सीमा पर भी यही हाल है। रक्सौल के पेट्रोल पंपों पर वीरानी छाई है, जबकि नेपाल के पेट्रोल पंप चांदी काट रहे हैं। नेपाल में रक्सौल की तुलना में डीजल 22 रुपए 27 पैसे तो पेट्रोल 26 रुपए 21 पैसे सस्ता है, जबकि यूपी की तुलना में नेपाल में डीजल 21 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 18 रुपए 67 पैसे सस्ता है। हालांकि प्रशासन सीमा पर डीजल पेट्रोल की तस्करी रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि भारतीय सीमा से लोग नेपाल जाकर टैंक फुल करवा रहे हैं, गैलनों में तेल ला रहे हैं। रक्सौल से गणेश शंकर के साथ अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, आज तक। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर खुद ममता बनर्जी पहुंची हैं। आज इसी घर में अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई की पूछताछ होनी है। रुजिरा को समन भेजा गया था। अभिषेक बनर्जी की पत्नी है रुजिरा नरूला और आज उनसे पूछताछ की जाएगी कोल घोटाले मामले में। भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। हालांकि इसे बदले की राजनीति ममता बनर्जी ने करार दिया है। सीबीआई टीम पहुंचने से पहले ही ममता अब अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ और जानकारी के साथ सूर्याग्नि रॉय जुड़ गए हैं इस वक्त कोलकाता से। अभिषेक बनर्जी के घर के नजदीक ही वो मौजूद हैं। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सूर्याग्नि, ममता बनर्जी पहुंची हैं वहां पर, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सीबीआई की टीम कब तक पहुंचेगी और ममता की इस विजिट के क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, सुबह से सीबीआई की अपेक्षा में थे हम लोग और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सीबीआई के आने से पहले मैं कहूंगा हमारे कैमरा दादा को वो गाड़ी दिखाने के लिए सफेद कलर की जो गाड़ी गेट के सामने गाड़ी खड़ी है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, वो गाड़ी ममता बनर्जी की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल सुप्रीमो और अभिषेक बनर्जी की बुआ जो है ममता बनर्जी, वो अभी जस्ट कुछ ही देर पहले यहाँ पे वो आई हैं। हालांकि इसी रास्ते से वो करीबन दिन में बहुत सारे टाइम वो क्रॉस करती हैं, लेकिन ये अंदाजा था नहीं किसी को भी कि आज ममता बनर्जी जब यहाँ पे आएंगी इस घर पे जहाँ पे रुजिरा नरूला के साथ सीबीआई पूछताछ करने वाली है। सीबीआई के लिए हम सब सुबह से हम सब यहाँ पे उनके अपेक्षा में थे, लेकिन सीबीआई नहीं आई अभी तक। जो हमको पता चला है कि सीबीआई और रास्ते पे सीबीआई आने वाली है और सीबीआई से आने के पहले ही ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बुआ जी वो आ गई यहाँ पर। ये एक नया डायमेंशन खोल देता है पूरे इस विषय में। ये डेवलपमेंट किसी ने एक्सपेक्ट शायद किया था नहीं, लेकिन चुनाव से पहले हमने देखा है कि अनएक्सपेक्टेड ही एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे वो निकल रही है, शायद वो यहाँ पे अभी निकलेंगी। गेट जो है वो खोल दिया गया है। लाइव विजुअल्स देख रहे हैं आप अभिषेक बनर्जी के घर के सामने से आप देख सकते हो कि ये गाड़ी तैयार हो रही है। तो गाड़ी तैयार तभी होती है जब मुख्यमंत्री निकलती है। आप देख सकते हो लाइव विजुअल्स कोलकाता से। यहाँ पे सीबीआई की टीम की अपेक्षा थी सुबह से, लेकिन ममता बनर्जी आ गई। इस पश्चिम बंगाल में ऐसा हमने कभी देखा है नहीं। ममता बनर्जी को बारंबार कहा जाता है कि वो अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देती हैं, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। ममता बनर्जी निकली है, शायद वो बात करेगी अभिषेक बनर्जी की बेटी के साथ। वो यहाँ पे वो निकली है घर से, गाड़ी में वो बैठ रही है। हम देख सकते हैं ये एक नया डायमेंशन खोल देता है पूरे विषय में। ममता बनर्जी फैमिली मेंबर है अभिषेक की। ममता बनर्जी अभिषेक की बेटी अंदर चली जाती है। ममता बनर्जी गाड़ी में उठ चुकी है और शायद वो यहाँ से कुछ वार्ता देना चाहेंगी, हमें यही लगता है। देखिए वो निकल रही है। क्या ममता बनर्जी बात करेंगी हमारे साथ? ये अभी तक वो ममता बनर्जी का कॉन्वॉय निकल चुका है।
ये अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट जिसको कह सकते हैं, किसी ने शायद इसको अपेक्षा किया था नहीं कि हम सुबह से बारंबार एक ही चीज कह रहे हैं हम लोग कि सुबह से हम लोग इसी घर के सामने खड़े हैं, सीबीआई आएगी, सीबीआई आएगी, सीबीआई आएगी, लेकिन एक नया डायमेंशन खोल दिया ममता बनर्जी ने। वो आई, वो मिले उनसे। अब हमें ये पता था नहीं कि क्या सीबीआई जब आएगी तब ममता बनर्जी इस घर के अंदर रहती। ये अगर वो रहती तो इस पूरे विषय को कैसे देखा जाता कि क्योंकि सीबीआई को लेकर ममता बनर्जी एक बार हमने देखा था राजीव कुमार प्राक्तन कमिश्नर पुलिस के लिए वो रास्ते पे भी धरना उन्होंने दिया था, और फिर से दोबारा इस बार पूरा पर्सनल इशू बन चुका है। अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं और सीबीआई की टीम आने वाली है कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले एक नया डायमेंशन खोल दिया चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने, और यहां से वो अंदर गई। करीबन 10 से 15 मिनट वो अंदर थी। हमें ये समझ में आ रहा है कि रुजिरा नरूला अभिषेक बनर्जी के साथ भी बात किया होगा। और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग विजुअल इस पूरे दिन का, अभिषेक बनर्जी की बेटी के साथ वो घर से निकली, पूरा गाड़ी में बैठी और वहां से अभिषेक बनर्जी की बेटी अंदर चली गई अपने घर और वो वहां से निकल आई। बैक टू यू। तो सूर्याग्नि लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से, और आपको हमने दिखाई ठीक अभिषेक बनर्जी के घर की बाहर की तस्वीरें जो आपने देखी, क्योंकि अब सीबीआई की टीम किसी भी वक्त पहुंच सकती है। हालांकि जो टाइम विंडो दिया गया था रुजिरा की तरफ से पूछताछ के लिए वो 11 बजे से 3 बजे तक का समय था। 11:30 इस वक्त बज रहे हैं। ममता बनर्जी उससे पहले वहां पहुंची, उन्होंने परिवार से मुलाकात की और अब उनका काफिला वहां से निकल चुका है। लेकिन सूर्याग्नि, हालांकि बहुत ही छोटी सी एक ये मुलाकात थी, पर क्या समझा जाए, क्या बातचीत हुई हो सकती है? हालांकि जो सार्वजनिक मंच पर जो बयान दिए गए हैं या सोशल मीडिया के जरिए जो अटैक किया गया है, सीधे सीधे बदले की कार्रवाई टीएमसी से बता रही है और चुनाव से पहले टीएमसी को अटैक करने की साजिश बता रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, ये चुनाव से पहले तृणमूल बार बार कहती आ रही है कि बीजेपी सीबीआई ईडी के द्वारा उनको डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, लेकिन वो नहीं डरेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बहुत टाइम से वो ये कहते आ रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ देर पहले यहाँ पे हुआ, ये डायमेंशन कभी किसी ने एक्सपेक्ट किया था नहीं, ये डेवलपमेंट किसी ने एक्सपेक्ट किया था नहीं। ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हो सकता था अगर सीबीआई की टीम भी उसी वक्त यहाँ पे पहुंचती जिस वक्त ममता बनर्जी इस घर के अंदर होती। ममता बनर्जी को बहुत ही देखा गया है कि वो बहुत अग्रेसिवली जब वो राजनीति करती हैं तो वो डरती नहीं। वो देखिए, अभी सीबीआई की गाड़ियां आ चुकी है, 2 सीबीआई की गाड़ी यहाँ पे आपके विजुअल्स हम जो दिखा रहे हैं, लाइव विजुअल, 2 गाड़ी सीबीआई की गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है। हम देख सकते हैं 2 गाड़ियां ममता बनर्जी के रवाना होने के करीबन 5 मिनट के अंदर ही ये 2 गाड़ियां आई है। अभी जो मैं बार बार कह रहा था, अगर ये 5 मिनट पहले आती तो ये पूरा दृश्य जो होता वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता कि एक ही घर पे ममता बनर्जी और सीबीआई के अधिकारियां एक साथ हो सकते थी, लेकिन ये हुआ नहीं। और अभी सीबीआई की टीम अंदर जा रही है। आप देख सकते हो अभिषेक बनर्जी के घर में टीम सीबीआई की पहुंच चुकी है और 5 मिनट पहले, सिर्फ 5 मिनट पहले ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री और अभिषेक की बुआ यहां से निकल चुकी। बैक टू यू। तो लगातार हम आपको तस्वीरें अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। रुजिरा नरूला, जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, उनसे आज सीबीआई की टीम कोयला तस्करी मामले में पूछताछ करेगी। लगातार रुजिरा का नाम इसमें आ रहा था, वो पूछताछ से बच रही थी, लेकिन आज उन्होंने सीबीआई को समय दे दिया है। समन उन्हें भेजा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने लिखा कि 12 बजे से वो पूछताछ के लिए तैयार हैं। ये अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीरें आपने देखी, जिसमें कुछ देर पहले उनकी बुआ ममता बनर्जी पहुंची, उनकी बेटी के साथ कुछ तस्वीरें दिखाई दी। यहाँ पर सूर्याग्नि, आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभिषेक बनर्जी की बेटी के साथ ममता बनर्जी रवाना हुई हैं और अंदर कितनी देर तक थी वो? टीम पहुंच चुकी है। देखिए, ज्यादा देर वो रुकी नहीं। ममता बनर्जी आई, अंदर गई, करीबन 10 मिनट के आसपास वो अंदर थी। अंदर फैमिली भी है, रुजिरा भी है, हमें शायद अभिषेक बनर्जी भी इस घर में होंगे।
ममता बनर्जी 10 मिनट बाद निकली यहां से घर के अंदर से। जो इंटरेस्टिंग विजुअल इस पूरे विषय में ये था कि अभिषेक बनर्जी की बेटी के साथ वो घर से निकली, गाड़ी में वो खुद बैठी, अभिषेक बनर्जी की बेटी वहां से घर वापस चली गई और उसके बाद ममता बनर्जी यहां से रवाना हो गई। हमें लगा था हमारे साथ बात करेंगी, मीडिया के लिए कुछ वार्ता देंगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी कि सीबीआई को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आई, अंदर गई, 10 मिनट के बाद वो यहाँ से निकल गई और उसी के 5 मिनट बाद सीबीआई की 2 गाड़ियां यहाँ पे स्टेशन यहाँ पे आ चुकी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय जो है कि क्या होता अगर सीबीआई की टीम 5 मिनट पहले पहुंचती, कैसा नजारा होता अगर ममता बनर्जी के घर में रहते ही सीबीआई की टीम वहां पे पहुंचती। ये बहुत ही मेगा डेवलपमेंट हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी निकल गई और उसी के 5 मिनट बाद सीबीआई की 2 गाड़ियां यहाँ पे आई है, जहाँ पे अभी कार्रवाई यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर चलते हैं तो उनके कुछ अपने प्रोटोकॉल्स भी होते हैं और सीबीआई भी अगर पहुंची है तो जरूर ये आपस में एक संवाद भी हुआ होगा किस समय तक पहुंचेंगे। हालांकि कल भी कह दिया गया था कि 11 बजे से 3 बजे के बीच ये पूछताछ हो सकती है, लेकिन अभिषेक बनर्जी की बेटी को अपने साथ ले गई है ममता बनर्जी। अभी जब वो उनके घर पहुंची, ये अभी हमें जानकारी मिल रही है और सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। बहुत छोटी सी ये मुलाकात रही जब ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं, बहुत कम समय के लिए वो घर पर रुकी और उनके वहां से उनका काफिला निकलने के फौरन बाद वहां पर सीबीआई की टीम भी पहुंच गई। सूर्य, ये बताइए, आप देख पाए क्या कि जो टीम थी सीबीआई की, जो गाड़ियां निकली, उसमें कितने ऑफिसर्स थे? महिला ऑफिसर्स भी थी क्या, जिन्होंने इससे पहले उनकी बहन से भी पूछताछ की है? देखिए वही 2 गाड़ियां जो कल मेनका गंभीर के घर गई थी, वही 2 गाड़ियां आई है। हम वहां पे भी थे और अभी भी ये 2 गाड़ियां आई है यहाँ पर। एक बात हम कहते कि ममता बनर्जी जब घर से निकली तो अभिषेक बनर्जी की बेटी का हाथ पकड़कर वो निकली वहां से। अभिषेक बनर्जी की बच्ची की हाथ पकड़ के वो निकली वहां से। गाड़ी में वो अकेली बैठी, अभिषेक की बेटी घर वापस चली गई वो वहां से चल दी, ममता बनर्जी चल दी। और उसी के बाद 5 मिनट का एक डिफरेंस था, एक टाइम गैप के अंदर ही सीबीआई की 2 गाड़ियां आई है। सीबीआई के करीबन हम समझ सकते हैं कि 6 से 7 लोग अंदर घुसे हैं, जिनमें फीमेल ऑफिसर, महिला कर्मचारी भी हैं और वो लोग अभी अंदर है। 11 से 3 का समय मांगा था रुजिरा नरूला बनर्जी ने और 11 से 3 के बीच में ही सीबीआई की 2 गाड़ियां अभी आई हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑन है, बातचीत वो करेंगे। अभी इस बातचीत का क्या निकलता है वो ही देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बैक टू यू। जी चलिए, यहाँ पर ये करेक्शन हम जरूर दे दें कि ममता बनर्जी, जो अभिषेक बनर्जी की बेटी है, वो ममता बनर्जी के साथ नहीं गई, वो बस बाहर गेट तक उनके साथ आई थी, फिर वापस अपने घर लौट गई। लेकिन अब सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है और ऑफिसर्स की ये वही टीम है जो इससे पहले रुजिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ कर चुकी है। तो वही टीम उसी गाड़ी में यहाँ रुजिरा के घर अब पहुंची है, अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची है। सूर्य, ये बताइए घर पर कौन कौन मौजूद है? अभिषेक बनर्जी, रुजिरा बनर्जी, क्योंकि देखिए पूछताछ जो होनी है, अभिषेक बनर्जी की भी कुछ फर्म में लेन देन को लेकर कुछ सवाल जवाब हो सकते हैं। देखिए ये विषय जो है ये अभिषेक से डायरेक्टली सीबीआई का कुछ लेना देना है नहीं अभी तक, क्योंकि अभिषेक का नाम इस विषय पे कोयला स्मगलिंग के विषय पे अभी तक आया है नहीं। तो ये गलत होगा कहना कि अभिषेक से भी बातचीत कर सकती है सीबीआई ने जो नोटिस दो नोटिस दिया हुआ है अभी तक, एक मेनका गंभीर जो रुजिरा नरूला की बहन है और दूसरी रुजिरा नरूला को, तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ रुजिरा और मेनका के पूछताछ करने के लिए है। अभिषेक का नाम इस विषय पे अभी तक सीबीआई की तरफ से आया है नहीं। तो सीबीआई अगर अभिषेक से पूछताछ करना चाहती तो उनको भी शायद समन करती, शायद नोटिस देती, लेकिन ऐसा कुछ किया है नहीं। सिर्फ मेनका और रुजिरा को ही एक नोटिस देकर उनके साथ बातचीत कर रही है सीबीआई। कल मेनका के साथ क्या, और अभी चल रहा है हरीश मुखर्जी रोड, साउथ कोलकाता के अभिषेक बनर्जी के घर पे। लगातार इस पूछताछ की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में ही क्यों ये सीबीआई इंक्वायरी हो रही है? क्योंकि ये मामला तो पुराना है, उसके बाद क्यों नहीं इंक्वायरी की गई? ठीक एंड पहले चुनाव के क्यों? देखिए तृणमूल ने बहुत सारे सालों से बहुत बारंबार एक दावा किया है, तो वो दावा ये है कि बीजेपी सेंट्रल से एजेंसीज को भेजती है
डराने के लिए नेताओं को, धमकाने के लिए नेताओं को। और बीजेपी ऐसा करती है, ऐसा दावा है तृणमूल का कि इलेक्शन से ही पहले ऐसा होता है कि सेंट्रल की एजेंसियां आती है, डराती है, धमकाती है और उसके बाद चली जाती है, कुछ नहीं होता है। ये दावा ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी से लेकर बीजेपी तृणमूल के 1 डजन सीनियर हैवीवेट नेताओं ने किया है। ये तृणमूल का दावा है कि ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए हो रहा है। लेकिन अगर आप बीजेपी का पक्ष देखें तो उनका कहना यह है कि सीबीआई एक न्यूट्रल एजेंसी है, वो बीजेपी की प्रॉपर्टी है नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए की प्रॉपर्टी लौटेंगे है। आपके पास क्योंकि आज हलचल भरा दिन रहने वाला है। ये आवाज है अभिषेक बनर्जी का, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वहां पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है उनकी पत्नी से पूछताछ करने। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद महाराष्ट्र में जनता कोरोना को गंभीरता से नहीं लेती हुई दिख रही है। मास्क क्यों नहीं लगा? मास्क है ना, इधर अभी क्या लगाएंगे? सब तरफ बोला है ना कि कोरोना बढ़ रहा है, मास्क लगाना जरूरी है। तो लगाते हैं, मास्क जेब में ही है। कोरोना हो गया तो चलता क्या? हाँ ठीक है ना, अभी इधर कोई है भी नहीं ना। दम घुटता है सर, कोई कुछ भी हो। बड़ी संख्या में लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसा ही अगर रहा तो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में पूरी तरह से लॉकडाउन हो सकता है। महाराष्ट्र के पुणे का ये हाल तब है जब राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जो मास्क कोरोना से बचा सकता है, उसे न पहनने का सबके पास अपना बहाना है। आपने मास्क नहीं पहना, क्या कहेंगे बताइए ना कि मास्क पहनना जरूरी है या नहीं? हम एक्चुअली बाहर आए इसलिए रह गया, इधर ही हमारा घर। लोगों की ऐसी ही लापरवाही की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लौट आया है। ये अमरावती जिला है जहां पर 1 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन ये उपाय नहीं है, लेकिन ये जबरन हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग सुनने के मूड में नहीं है। 2 दिन का जनता कर्फ्यू कलेक्टर ने अनाउंस करने के बाद भी लोग रास्ते पे दिख रहे हैं। प्रतिबंधक जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पे नियम भंग नहीं किए और काउंट यदि कम आया तो फिर हम सोच सकते हैं, नहीं तो फिर इससे कड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरे जिले में ही कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना। महाराष्ट्र में हालात क्यों बिगड़ सकते हैं, ये समझने के लिए आप शिरडी चलिए, जहां लोगों को देखकर आप एक बार के लिए भूल जाएंगे कि महाराष्ट्र कोरोना महामारी से जूझ रहा है। यहाँ लोगों में न 2 गज की दूरी है और न ही कोरोना की चिंता। लोग बिना मास्क या फिर आधा अधूरा मास्क लगाए दर्शन की बारी का इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा के शहर शिरडी में सब कुछ भगवान भरोसे है। जिन पुलिस वालों पर नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वो लोग खुद यहाँ पर बिना मास्क लगाए बैठे हुए देखे जा सकते हैं। पिछले साल मार्च से लेकर अब तक देश में शायद ही कोई होगा जो कोरोना के खतरे से अनजान हो, फिर भी लोग हैं कि मान नहीं रहे। शिरडी जैसी बेफिक्री आपको नागपुर में भी देखने को मिलेगी। कोरोना के खतरे के बीच नागपुर के सीताबर्डी बाजार में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लोग एक दूसरे पर गिरे जा रहे हैं। कुछ ने मास्क पहना है तो बाकी बिना मास्क के ही कोरोना को न्योता देते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नागपुर में प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा? जब ये सवाल हमने स्थानीय दुकानदार से किया तो इसने प्रशासन को ही लपेट लिया। प्रशासन का कुछ भी कंट्रोल नहीं है। प्रशासन हॉकर्स लोगों को इतनी छूट क्यों दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नागपुर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर 25 फरवरी से 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए। बाजार भी सिर्फ शनिवार और रविवार को खोले जाएंगे। साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कोरोना को लेकर लापरवाही समाज के हर तबके को पीछे धकेल रही है, क्योंकि लॉकडाउन लगने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी तो रोज कमाने वालों का रोजगार छिन जाएगा, कारोबार ठप पड़ जाएगा, लोगों के रोजगार पर बनाएगी। सारी आर्थिक गतिविधियां रुकने से सरकार की आय घटेगी। कुल मिलाकर सब प्रभावित होंगे। तो मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई गई है। मास्क न पहनने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है, जुर्माना लगाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मुंबई के लिए अगले 10 से 12 दिन बहुत अहम है। हमें अगले 10 से 12 दिन देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है, कितने केसेस बढ़ते हैं। एक 10 से 12 दिन तक ये ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगी और उसके बाद हमें पूरा सही मालूम चल जाएगा कि
हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये सर सेकंड वेव है जिसने मुंबई के दरवाजों पर नॉक कर दिया है, या फिर ये एक टेम्पररी फेज है जो बढ़ रहा है? अभी मैं इसको एक सर्ज बोलूंगा, स्पाइक बोलूंगा, परंतु इसका मैं उत्तर दे सकता हूं 10 से 12 दिन बाद, जब एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगी तब मालूम चलेगा कि ये वेव है या टेम्पररी स्पाइक। मुंबई में लॉकडाउन का मतलब देश को बड़ा आर्थिक नुकसान है। ऐसे में रास्ता सिर्फ कोरोना से बचा, जिससे निपटने के लिए जनता और नेता दोनों को आगे आना होगा। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। देखते रहिए आज तक।